सीटा ही अभी यहाँ नहीं, मैं यहाँ रहती नहीं ना, यहाँ नहीं होगा, घर पे है। लिखो जरा। एनसीईआरटी क्वेश्चन है। No talking now. Indicate the हाँ जी, सेटल डाउन फास्ट। शशांक जल्दी जल्दी बैठो। इंडिकेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन सिलिकॉन, क्रोमियम, आयरन एंड क्रिप्टॉन। कल हमने आपका नेम क्या है? रुद्र। ओके, हाँ अध्यान सोचा आपने बताया था, ठीक है। ओके सुनो मेरी बात, कल हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिनिश कर ली थी टिल 30। 21 से 30 के नेम्स बताओ चिराग। 21 to 30 एटॉमिक नंबर्स के नेम्स। हाँ चिराग, 21 to 30 एटॉमिक नंबर के नेम। 21 इज स्कैंडियम, 22 इज साइंस टीचर, स्कैंडियम टाइटेनियम। 23 विनीता वैनेडियम। 24 चोपड़ा क्रोमियम एंड 25 साइंस टीचर विनीता चोपड़ा मैम, स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम एंड मैंगनीज। उसके बाद 26 टू 26 इज आयरन। 26 कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक। ओके अब मेरी बात सुनो, बोर्ड पे देखो आपको चार, देखो मेरी बात सुनो। आई एम अ टीचर हु कोऑपरेट्स एट ऑल लेवल। आप 10 मिनट लेट आते हो, मैं कुछ नहीं कहती कि आप अपनी पिछली ट्यूशन से बोलो कि 5 मिनट जल्दी, कोई बात नहीं। आई ऑलवेज कीप अ विंडो ऑफ 10 मिनट कि ठीक है 10 मिनट बच्चे आ रहे हैं। फिर अब अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपने ट्यूशन से 5 मिनट पहले छोड़ दूं ताकि जहाँ तुम्हारी लेकिन उसके लिए तुम बीच में बिल्कुल डिस्टर्ब मत करो, अच्छे से पढ़ लो, मैं 5 मिनट पहले भी छोड़ दूंगी, ठीक है। तो मैं हर तरह से कोऑपरेट कर रही हूँ, बट आप लोग भी कोऑपरेट करो ना। क्लास में इतना हल्ला करते हो, फिर मैं 10:05 पे छोड़ूंगी, फिर तुम कहते हो कि मैम हमें वहाँ अर्चना मैम डांटते हैं, वहाँ मानिक सर डांटते हैं, वहाँ ये डांट, कोई कह रहे शिखा मैम डांटते, मैं भी डांटू। मैंने कभी कुछ नहीं कहा कि तुम 10 मिनट लेट क्यों आ रहे हो। अपने पुराने टीचर को बोलो 5 मिनट पहले, मैं कभी कुछ नहीं कहती। बच्चे हैं चलो ठीक है 5-10 मिनट लेट हो जाए, बट फिर अब तंग मत करना प्लीज। सुनो, कल हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली थी। अब यहाँ पे बच्चा क्वेश्चन पढ़ेगा, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब बच्चे को लगेगा ही नहीं कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्वेश्चन है। कल भी जाते हुए मैंने वाइंड अप किया था कि जब भी आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो दैट मीन्स आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही लिखनी है। जैसे मैं आपको ए पार्ट करके दिखाती हूँ, फिर अगले पार्ट आप खुद देखना। आपने निकालने थे कि सिलिकॉन जिसका एटॉमिक नंबर 14 है, इसके अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आती है, 1s2 2s2 2p6 10 हो गए, 3s2 3p2। यानी कि अगर आप इसको पिक्टोरियली लिखोगे, मतलब बॉक्स में देखोगे, तो आपको क्या नजर आएगा कि पहले वाले सारे इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, एंड वाली जो सबशेल होती है ना उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनपेयर्ड का मतलब होता है जो अकेले अकेले हैं, जैसे ये पेयर है, ये पेयर है, ये पेयर है, ये पेयर है, ये पेयर है। अंदर कोर इलेक्ट्रॉन्स को तो देखने की जरूरत ही नहीं होती। कोर इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? अंदर वाले, क्योंकि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन तो ऑब्वियसली पूरे पूरे पेयर में ही होंगे।
1s2 पूरा भरा होगा तभी 2s2 की बारी आई होगी, 2p6 पूरा भरा होगा तभी 3s2 की बारी आई होगी। तो यानी कि जब भी आपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं, यू जस्ट हैव टू सी द लास्ट सबशेल, यू जस्ट हैव टू सी द लास्ट। अब लास्ट सबशेल में तुम्हें कितने इलेक्ट्रॉन दिखे जो अकेले अकेले पड़े थे, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए। तो यानी कि एक तो हमें इस क्वेश्चन को समझ के ये आया कि जब भी एग्जाम में हमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालने होंगे, इनडायरेक्टली इट्स अ क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखोगे तो आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। वी कांट जस्ट मेक अ गेस, हम ये कोई तुक्के वाला काम ही नहीं है हमें, और इसका कोई शॉर्टकट भी नहीं है। अगर आप बोलो हाँ शॉर्टकट है, लेकिन अगर आप इतने प्रो हो जाओ कि सिलिकॉन कार्बन 14th ग्रुप के हैं, 14th ग्रुप में होते ही 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अभी हम उस स्टेज पर नहीं पहुंचे। तो एट एन एलिमेंट्री लेवल जब भी हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने का क्वेश्चन आएगा, और आता है, आई हैव सीन क्वेश्चन पेपर्स, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, और मैंने देखा भी है कि कई स्कूल के एग्जाम्स में डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्वेश्चन ना पुट करके वो क्या क्वेश्चन डालते हैं कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो जब भी आपके माइंड में ये आएगा चिराग कि आपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि आई हैव टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िग, और उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए 14। तो 1 to 20 तो एटॉमिक नंबर आपको याद ही है, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, अल्यूमिनियम 13 एंड सिलिकॉन 14। फिर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी सीखी है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2, 14 बनाने हैं ना, 3s2 तक 12 हो गए, 3p2। अब मैं ये कह रही हूं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले में ही होंगे, जो इनर शेल होती है जिसको कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अधिकांश जो इनर शेल होती है, जो कोर इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें कोई अनपेयर्ड हो सकता है? वो तो पूरे पूरे भरे होंगे। तो वी जस्ट हैव टू फोकस ऑन दी लास्ट में कितने दिखे। अब इसी स्ट्रैटेजी को निकाल के बाकियों में अनपेयर्ड निकालोगे, कोशिश करोगे, करो जरा अपने आप क्वेश्चन। अब क्रोमियम के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, पहले क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखो प्लीज। क्रोमियम धीरे धीरे करते हैं जिस, अब क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। लेट्स स्टार्ट। 1s2, शशांक हेल्प मी राइटिंग द इलेक्ट्रॉन। हाँ जी, 3s2, 3p6, ठीक है, वेरी गुड, मन्नत ने सही बताया। एक्सेप्शनल 4s1 3d5 है ना। तो कई बच्चे कल मेरे से ये सवाल पूछ रहे थे कि मैम मैं एक्सेप्शनल वाली लिखनी है। ऑब्वियसली वही लिखनी है ना, क्योंकि जो तुम सोच रहे हो वो तो हो ही नहीं रही है, और अगर जो तुम सोच रहे हो तुम वो लिखा है तो उस हिसाब से तो तुम्हारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे और क्वेश्चन क्या हो जाएगा। इसीलिए मैं याद रखो कि मैम ने बताया था कि क्रोमियम में 4s2 3d4 कॉन्फ़िगरेशन ही होती, 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में जंप कर गया था। आई अगेन रिपीट, जब आप क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे होगे और अगर आपको पता नहीं है कि ये एक्सेप्शनल केस है, फिर तो आप नॉर्मल लिखोगे, 4s2 में डालोगे, फिर 3d में कितने रह जाएंगे 4, और उस हिसाब से आपके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी कितने आएंगे 4, और टीचर क्रॉस कर देगा। क्योंकि क्रोमियम तो आपको ऑलवेज याद होना चाहिए कि क्रोमियम तो एक स्पेशल केस था। मैंने आपको कल पूरा 3 मार्क्स का क्वेश्चन लिखवाया भी था कि क्रोमियम में 4s अपना एक इलेक्ट्रॉन 3d में जंप कर देता है, और उस वजह से आपको कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं 5, एक ये भी तो है। अब इसमें भी कई बच्चे गलती करते हैं, वैभव भाई 5 ही लिख के आते हैं क्योंकि वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिर्फ 3d के देख के आते हैं। यू हैव टू सी द कंप्लीट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या 4s का अकेला इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है? वो भी तो अनपेयर्ड ही है ना। तो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके कितने लिख के आने हैं? बट आई एम टेलिंग यू, कराने के बावजूद भी अब मैं जो टेस्ट लूंगी, कई बच्चे क्रोमियम में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल रहे होंगे क्योंकि वो भूल ही जाएंगे कि एक्सेप्शन है, वो 4s2 3d4 कॉन्फ़िगरेशन लिखाएंगे। जिनको याद रहेगा वो 4s का प्रमोट कर देंगे 3d5 में, वो 5 लिखाएंगे, जबकि इसका रियल आंसर क्या है? हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन क्रोमियम? इज इट 4, इज इट 5, इज इट 6? हाउ 6? 5 इन 3d and 1 in अनपेयर्ड, मतलब जो अकेला है, चाहे वो 3d में अकेला हो चाहे वो 4s में अकेला हो, सिर्फ 3d के अनपेयर्ड नहीं काउंट करने, पूरे क्रोमियम के अनपेयर्ड निकालने हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। डाउट है, अब जैसे आपने तो बोले उसमें मतलब 2 इलेक्ट्रॉन थे, हंस क्यों रही? हाँ,
अब हर रहती है। अच्छा बता। तो मैं बोल रही थी सेम ब्लॉक में हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, बट ये नीचे वाले में 3D फ्लैट में 1880 की रहता है, ये तो 2 ऐसे भी आते हैं 3D इलेक्ट्रॉन्स देख। एक मिनट, मन्नत का एक सवाल है, देखें कोई जवाब देना चाहता है। वो मैं समझ गई कि हाफ फील्ड होता है, बट यहाँ पे वैसे भी तो सिंथेटिक 2 इलेक्ट्रॉन्स की ब्लॉक में आ रहे हो, ठीक है, एक मिनट, एक ना मन्नत का सवाल है, जिसको आंसर आए शशांक उसको टॉफी मिलेगी, पहले उसका क्वेश्चन सुन लो। नहीं, बस अब वो मेरे को पता है, जब टॉफी की बात आई है तभी याद आया कि प्राइज मिलेगा। लिसन एवरीबॉडी, शी हैज अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड आई नो, आई फील कि किसी को तो आंसर आता होगा। मन्नत कह रही है कि जैसे आप पहले वाले ऑर्बिटल्स भर रहे हो दो 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 करके, जब आप एंड में 3D भर रहे हो और आपने 3D में 5 भरने हैं, तो आप 5 अगर ऐसे भर देते, 2 पहले में 2 अगले में, फिर तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आता। हंड रूल वॉयलेट। हंड ने क्या कहा था कि अगर तुम 3D भर रहे हो और 3D के 5 ऑर्बिटल, प्लीज लिसन, हंड ने यही तो बोला था, पहले तो हम पेयर इसीलिए कर रहे हैं, ये ऑर्बिटल जब तू भर रही है ये अकेला है तो इसको तो पेयर कर सकती है, बट ये पांचों ऑर्बिटल सेम लेवल पर हैं, ये पांचों ऑर्बिटल। हाँ, जब 6 आता फिर पेयर कर सकते हो। पहली बात तो आपको सिंगली पेयर, जैसे मैंने बताया था कि मम्मी के 5 बच्चे हैं, उनके पास 5 रोटी हैं, तो वो सबको एक एक रोटी देगी ना, कि पहले बच्चे को 2 रोटी दे देगी। तो 3D के अगर 5 ऑर्बिटल हैं और आपको 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, पेयरिंग कैन नॉट टेक प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल इज, एक मिनट पहले, एक मिनट, ये तो आप भूल भी नहीं सकते, हंड रूल है यार। हंड ने कहा था कि व्हेनेवर यू आर फिलिंग द ऑर्बिटल एट सेम एनर्जी लेवल, 3D के पांचों सेम एनर्जी लेवल के हैं, और आप पेयरिंग नहीं कर सकते जब तक कि सबको सिंगल 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 ना दे दो। और बात रही आपके इस सवाल की कि मैम आपने पहले वालों को पेयर क्यों किया है, अब ऐसे तो जब इसमें भी 6वां भरना होगा तो पेयरिंग करोगे ही, 7वां भरोगे तो पेयरिंग करोगे ही, 8वां 9वां 10वां, लेकिन पहले इनिशियल लेवल पे आपको सबको सिंगल 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 ही देना पड़ेगा। एंड इफ यू विल नॉट डू दिस, विच रूल विल बी वायलेटेड? हंड्स रूल। यस, नेक्स्ट डाउट। आप कह रहे हो कि 6 होएगा तो स्टार्ट कर देंगे डबल फिल करना। हाँ, 6 के लिए एक और बॉक्स क्यों नहीं बनाया? क्योंकि 3D में होते ही 5 ऑर्बिटल हैं। 3D का मतलब क्या है? D मतलब L2, L2 था जो M की वैल्यू -2 to 2, -2 -1 0 1 2, तो L2 D ऑर्बिटल में होते ही 5 ऑर्बिटल हैं। हम ऑर्बिटल थोड़ा बढ़ा सकते हैं, वो तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है ना कि D ऑर्बिटल मतलब L2, और L2 में M की कितनी वैल्यू आई थी? -2 -1 0 1, तो D के ऑर्बिटल्स नहीं हम बढ़ा सकते। वैसे 15 साल में ना मेरे को ऐसे डाउट कभी नहीं आए कि मैम D के ऑर्बिटल 5 है, एक ऑर्बिटल ही बढ़ा दो। वो गॉड, मेरे 2 हाथ है भगवान, मुझे कल 3 हाथ दे देना। ये तो ऐसे सवाल हो गए कि 5 ऑर्बिटल के 6 ऑर्बिटल कर दो। भगवान काश मेरी 2 आंखें होती है, एक आगे एक पीछे, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं। चलो एनीवेज, क्वेश्चन इज अ क्वेश्चन। मैं तो कहती हूँ पागल से पागल डाउट भी पूछो, लगेगा तो सी ना कि तुम क्लास में पार्टिसिपेट कर रहे हो। अच्छा, एफई के अनपेड इलेक्ट्रॉन, क्या करूं अंडू? हाँ, एक मिनट, मन्नत का डाउट कर ले। वैभव एंड शशांक, जब कोई डाउट पूछता है ना, वी शुड पे 200% टू हर और हिज डाउट, बिकॉज हो सकता है वो हमारा भी डाउट हो, और हो सकता है स्कूल के एग्जाम में हम गलती करते बच जाए, तो हमेशा दूसरे के डाउट सुना करो। यस मन्नत। तो एक आगे वाले में चला जाएगा, तो यहाँ पे ये जब 3D6 आएगा तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 6 होंगे 4 नहीं 4। वेरी गुड क्वेश्चन कि अगर इसमें अगर 3D6, अगला यही है 26 में करके दिखाती हूँ, 1 मिनट, लेट मी कंप्लीट। वेरी गुड वैभव। मदन, जो आपका डाउट है ना वो अगले पार्ट में सोल्व हो जाएगा, पहले सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं। एफई का एटॉमिक नंबर, एक तो मुझे पता है कईयों को आता है, बट एक जो जेंटलमैन क्वालिटी होती है वो ये होती है, स्टे हम्बल एंड व्हेनेवर यू आर आस्क्ड देन यू रेज योर हैंड, डोंट मेक इट अ फिश मार्केट। ऐसे क्या होगा कि जिनको नहीं आता उनको आएगा ही नहीं फिर, है ना। तो एफई 26 की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, 1s2 2s2 2, अब 3D6 1 2 3 4 5 6। अब जैसे कि तुमने पूछा था मन्नत कि अगर 6 इलेक्ट्रॉन हो तो अनपेयर्ड 6 होंगे, नहीं ये तो पेयर हो गया ना,
ये तो 6वां इलेक्ट्रॉन जैसे ही तुमने फर्स्ट ऑर्बिटल में डाला, पेयर का क्या मतलब होता है, जोड़ा, दो, एक क्लॉकवाइज और एक, तो अब तुम्हें अनपेड 6 थोड़ा दिख रहे हैं, तुम्हें अनपेड कितने दिख रहे हैं गाइस? 3d6 मतलब नॉट 6 अनपेड, 6 टोटल इलेक्ट्रॉन है। अनपेड कितने दिख रहे हैं? 1 2 3, 3d7 होते तो अनपेड कितने रह जाते? 3d8 होते तो अनपेड कितने रह जाते? 3d9 होते तो अनपेड कितने रह जाते? 3d10 होते तो अनपेड कितने रह जाते? सो अनपेड इज अनपेड, नॉट द टोटल। अगर आपकी कॉन्फ़िगरेशन 3d6, अगर अनपेड 3d6 तक जा रहा है तो 3d6 तो d के इलेक्ट्रॉन है ना 6, तो जब भरोगे 1 2 3 4 5, 6वां पहले में गया, वो पेयर हो गया, तो अनपेड कितने रह गए? लास्ट पार्ट कौन करेगा? सबसे पहले तो क्रिप्टॉन। अब एक बच्चा सोचेगा मैं 36 इलेक्ट्रॉन भरूं, नहीं, क्रिप्टॉन देखना लास्ट ग्रुप में दिख रहा है, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन, देखना पीरियोडिक टेबल का लास्ट ग्रुप, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन। यानी कि जो नोबल गैसेस होती हैं, ये फोर्थ पीरियड का है, 4s2 4p6, पूरी कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं तुम्हें सिर्फ दिखाने के लिए दिखा रही हूँ कि नोबल गैसेस फुली फिल्ड होती हैं। क्या होती हैं? फुली। तो अगर आप सिंपल इतना भी लिखाते हो, पूरी कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखते, दैट सिंस इट इज अ नोबल गैस, सिंस इट इज अ नोबल गैस, सो इट इज फुली फिल्ड। और अगर कोई फुली फिल्ड होगी तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड ही होंगे, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल के दिखाने की जरूरत ही नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। तो ये आज हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक सही मायने में खत्म हुआ है, क्योंकि कल हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी तो सीख ली थी, बट हमें ये नहीं पता था कि क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना पूछ के ऐसे भी आ सकता है। लेकिन आज की डेट में हमें पता है कि अगर एग्जाम में हमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछे जाएंगे, तब भी हमें पहले क्या लिखनी पड़ेगी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें लास्ट सबशेल में देखना पड़ेगा कि एक अनपेयर्ड दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, कि 3 दिख रहे हैं, कि 4 दिख रहे हैं। सारी नोबल गैसेस, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जीनॉन, ये जो लास्ट ग्रुप है, हीलियम पे क्वेश्चन आ जाए, नियॉन एटॉमिक नंबर 10, आर्गन एटॉमिक नंबर 18, क्रिप्टॉन एटॉमिक नंबर 36, जीनॉन एटॉमिक नंबर, इसकी भी एक निमोनिक बनती है ना, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जीनॉन। हाँ, ऑक्सीजन में भी जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के अंदर अनपेयर्ड 2 होंगे, 2p4 होती है ना, 1s2 2s2 2p4, तो 1 2 3 चौथा पेड़। चलो आज मैं इस चैप्टर को खत्म करने वाली हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं वही बता रही हूँ, हमें पूरा पीरियोडिक टेबल तो याद नहीं है, तो हमें 1 से 30 तक पता होने चाहिए। जैसे अब Fe 26 तुम्हें आती थी ना लिखनी, तो 30 तक होनी चाहिए, या लास्ट नोबल गैसेस, बस नोबल गैस आ गई तो उसकी 0 है, और 30 तक तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आती है। तभी कल मैंने 21 से 30 याद कराए थे ना, 21 स्कैंडियम, 22 टाइटेनियम, वैनेडियम, फीको, 26 23 कोबाल्ट, निकल। ठीक है, अब आज मैं इस चैप्टर को खत्म करने वाली हूँ, फिर हम चैप्टर 3 शुरू करें। उससे पहले ना मैं आपको एक ऐसा टॉपिक करा रही हूँ जो बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन उस पर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, वो एक छोटा सा टॉपिक हमारा रह गया। लेट्स टॉक अबाउट ऑर्बिटल्स। ठीक है, इसमें ना सिर्फ उतना ही समझना जितना मैं बताऊंगी, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, क्योंकि अगर ज़्यादा करोगे तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कम करोगे तो स्कूल के क्वेश्चन निकलेंगे। अब तुम्हें पता है कितने ऑर्बिटल होते हैं? sp_d, 1 2s s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल भी होता है, सुना हुआ है, 3 में d ऑर्बिटल होता है, और 4 में कौन सा ऑर्बिटल होता है? f। तो अभी तक हमने कितने ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के सुन रखे हैं? s p d एंड, तो किसी को अगर कुछ भी ना पता हो अभी तक, उसको इतना पता है कि हाँ मैम कुछ s ऑर्बिटल होते हैं, कुछ p होते हैं, कुछ d होते हैं, कुछ। आज मैं उनकी ना शेप्स बताने वाली हूँ, तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द शेप ऑफ s ऑर्बिटल। तो s ऑर्बिटल ना ऐसे गोल होता है, कैसा होता है? गोल। तो हम इसको देख के याद करते हैं कि द शेप ऑफ s ऑर्बिटल इज स्फेरिकल।
द शेप ऑफ एस ऑर्बिटल इज, अब कोई बच्चा बोले कि मैम ये तो 2s है, 1s की शेप भी स्फेरिकली होगी। एस ऑर्बिटल चाहे 1s का हो, चाहे 2s का हो, चाहे, यू ऑलवेज हैव टू ड्रॉ स्फेरिकल। यानी कि कल को अगर आपको क्वेश्चन पेपर में आ जाए व्हाट इज द शेप ऑफ 1s, तो भी आप स्फेरिकल बनाओगे। व्हाट इज द शेप ऑफ 2s, तो भी आप क्या बनाओगे, स्फेरिकल। व्हाट इज द शेप ऑफ 3s, तो भी आप क्या बनाओगे, स्फेरिकल, बिकॉज शेप एस ऑर्बिटल की है। इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा कि वो एस ऑर्बिटल 1s का है, या वो एस ऑर्बिटल 2s का है, या वो एस ऑर्बिटल 3s का है। तो ये बात तो हर कोई समझ सकता है ना कि मैम अगर शेप ऑफ एस ऑर्बिटल आएगी तो स्फेरिकल बना देंगे। अब नेक्स्ट है पी ऑर्बिटल। अब तुम बनाते थे पी कि मैम 2 के अंदर 2s भी होता है, वो तो गोल है। पी की शेप होती है डम्बल। पी की शेप क्या होती है, याद करो, एस की शेप, नहीं करा दिया है, हाँ मैं नहीं शेप तो करा दिया, मैं थोड़ा थोड़ा कुछ और बताऊंगी ना इन चीजों में जो तुम्हें नहीं बताया अभी। तो पी की शेप क्या होती है, डम्बल। अब उसमें भी आपको पता है कि पी 3 होते थे, याद है, एक पी एक्स वाला, एक पी वाई वाला, और एक पी ऑर्बिटल एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, हाँ वेरी गुड, जिसमें एम की वैल्यू +1 होती है, मैंने याद कराई थी बाय, हाँ। तो जब हमने पी ऑर्बिटल्स निकाले थे कि 3 होते हैं बिकॉज ऑफ -1 0 1, तो माइनस वाला वाई डायरेक्शन के अलोंग लाइन होता है, 0 m इज इक्वल टू 0 वाला z डायरेक्शन के अलोंग लाइन होता है, और +1 वाला x डायरेक्शन के अलोंग लाइन होता है। और ये मैंने लर्न करने का तरीका सिखाया था कि 0 मतलब pz, प्लस का 1 पॉजिटिव एक्सिस इज यूजुअली x एक्सिस, तो px, और अगर m की वैल्यू -1 है तो माइनस इज यूजुअली y एक्सिस। मतलब ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं कि लर्न करने के लिए कि अगर p के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं px, py, pz, तो कल को कोई m की वैल्यू पूछ ले कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m फॉर pz, तो 0, z से 0 याद रहेगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m फॉर py, y एक्सिस की कौन सी 1 असाइन करनी है, माइनस वाली, और x एक्सिस। तो चलो एनीवेज हम उसमें नहीं जा रहे, मैं आपको ये बोल रही थी कि p की शेप तो डम्बल होती है, बट p भी तो 3 होते हैं, एक x वाला, एक y वाला, एक z वाला, तो तीनों की शेप सेम होएगी। बस फर्क ये होगा z वाला z एक्सिस के अलोंग लाइन होगा, z एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती है, z एक्सिस हम कौन सी मानते हैं, न्यूक्लियस वाली, x एक्सिस ये y एक्सिस होगी, अब ये तीनों शेप डम्बल ही है, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है। जो मैंने एक्स जेड एक्सिस के अलोंग बनाया ये कौन सी शेप बन गई, पी जेड की। जो मैंने वाई एक्सिस के अलोंग डम्बल बनाया तो वो किसकी शेप बन गई, पी वाई की। और अगर एक्स एक्सिस के अलोंग डम्बल बनाया तो वो क्या बन गई, यानी कि कल को अगर आपको ऐसे बना हुआ आ जाए, शेप बनी हुई आ जाए और बोले नेम द ऑर्बिटल, नेम द, नहीं केमिस्ट्री में ना जो न्यूक्लियस से एक्सिस पास होती है उसको जेड, देखो वैसे एक्स वाई जेड कुछ नहीं है, भगवान ने बोला कि एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये इमेजिनरी एक्सेस होती हैं। नॉर्मली 10th तक तुम्हें यही पढ़ाया जाता है कि ये एक्स एक्सिस है, वो परपेंडिकुलर वाली वाई एक्सिस है, और जैसे डायगोनल जा रही होती है वो जेड एक्सिस है। लेकिन अगर आप केमिस्ट्री, अगर आप बुक्स खोलोगे तो आपको कंफ्यूजन लगेगी, क्योंकि आपको लगेगा कि ये इसको, जिसको हम एक्स एक्सिस मानते थे उसको जेड बोल दिया है। न्यूक्लियस से पास होने वाली एक्सिस को केमिस्ट्री में जेड एक्सिस बोला गया है। बोल सकते हैं यार, इमेजिनरी है, कुछ भी है, मान लो तुम, ठीक है। तो अगर तुम्हें आ जाए नेम दिस ऑर्बिटल, तो क्या ऑर्बिटल है इसका नाम, हंस लो यार, कोई गिरता हंसते नहीं है, बोलो नेम द ऑर्बिटल। शेप से क्या दिख रहा है, डम्बल शेप है, तो ऑर्बिटल क्या है, एक्सिस कौन सी है, तो नेम द ऑर्बिटल। नॉर्मल बच्चा नेम द ऑर्बिटल करेगा पी, तुम क्या करोगे, पी जेड। नॉर्मल बच्चा करेगा ये डम्बल है, शेप को देख के बच्चा बताएगा पी, तुम क्या बताओगे, नॉर्मल बच्चा बोलेगा ये डम्बल है, ये पी है, तुम बोलोगे ये क्या है, पी है। तो आज की डेट में तुम्हें पता लग गया कि द शेप ऑफ पी इज डम्बल, बट इफ इट इज ओरिएंटेड अलोंग जेड एक्सिस वील कॉल इट एज pz, if it is oriented along y axis then we will call it as py, and if it is oriented along x axis we'll call it। तो ये ना ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो ना पढ़ाए जाएं तो बच्चों को एंड तक ही कंफ्यूजन रह जाती है कि यार पी एक्स क्या है, पी वाई क्या। तो इसीलिए फॉर वंस एंड ऑल आज मैं खत्म कराना चाहती थी कि आपको किसी भी
पॉइंट की कंफ्यूजन ना रह जाए। एस तो गोल ही होगा, उसका कोई एक्स वाई जेड नहीं है। तो अब ये बात आपको पता होनी चाहिए कि एस ऑर्बिटल्स आर नॉन डायरेक्शनल। एस ऑर्बिटल्स आर, क्योंकि ना वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग ओरिएंटेड होते हैं ना वाई एक्सिस के, ना वो बस एक ही होते हैं एस ऑर्बिटल m इज इक्वल टू 0, और वो हमेशा गोल ही होंगे। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अच्छा एक डी भी होता था, डी डबल डंबल होता है। डी कैसा होता है? एक डंबल ऐसे, एक डंबल ऐसे। ये भी मैंने कराई थी प्रैक्टिस, शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स। चलो जब भी कराए, अब दोबारा हो रहा है ना तो अच्छी बात है। पहले ड्रॉ कर लो साथ साथ। सबसे पहले मैंने किसकी शेप्स करवाई? हाँ, जिन्होंने नहीं करी हुई ना एक बार कर लो। ये पी की है, और एस ऑर्बिटल की शेप यहाँ पे लिख रही हूं मैं, शेप्स ये बना लिया। देखो अगर किसी को लग रहा है कि कहीं ना कहीं ड्यूरिंग द लेक्चर ये डिस्कस हुआ हुआ है, एक बार फिर बना लो, क्योंकि मुझे पता है मैक्सिमम बच्चों को दिक्कत ही इनमें आती है और क्वेश्चन आते हैं। मैंने खुद मुकद के क्वेश्चन पेपर देख रखे हैं, उसमें ऑर्बिटल बना के दे देते हैं और बोलते हैं नेम द ऑर्बिटल। 1 नंबर का फ्री का क्वेश्चन बना देंगे। बनाए हुए हो अच्छा बनाए हुए। चिराग कॉपी तक नहीं खोली तुमने। मैं अब देख ले, तेरे पापा को फोन कर दूंगी अगर कोई बच्चा मुझे लिखता हुआ नहीं पाया गया। हाँ शेप्स बनानी है, और कोई टीचर नहीं शेप्स कराता, आपको पता है। नहीं, क्वेश्चन पीपीटी में थे, नोट्स पीडीएफ में थे। ये नोट्स हैं जो हाँ तो इसकी प्रिंट आउट निकलवा के फिर उसमें फोटो वो करानी है, स्टेपल बना रही है। वेरी गुड। देखो मैंने कल को ही होमवर्क नहीं दिया था, परसों होमवर्क दिया था, वो भी अभी तक कंप्लीट नहीं किया। नोट्स बना लिए, पर तूने क्वेश्चन नहीं करे थे ना पीपीटी वाले, वो भी कर लिए। अधियांश ने नहीं, चिराग ने तो कुछ नहीं करा, कर लिए। तूने दोनों काम कर दिए, वेरी गुड। तो अभी तो कह रहा है कि मैं प्रिंट आउट निकलवा लूं। नहीं, वो जो कल भेजे थे वो लेकर कल तो ये 80 कल क्या भेजा था सुन लो। जिन बच्चों ने 2 दिन पहले ज्वाइन करा है या 3 दिन पहले ज्वाइन करा है, तो बच्चे मुझे डिमांड कर रहे थे कि मैम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है, तो वी वांट देयर कंप्लीट नोट्स। तो वो मैंने पीडीएफ भेजी थी चैप्टर 1 की और चैप्टर 2 की, जिन्होंने प्रिंट आउट्स निकलवाने हैं। और अगर कोई बाय चांस पीछे कोई ट्यूशन लगा के आ रहा है इस टाइम पे, और उनके पास वो पुराने टीचर के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के नोट्स हैं, तो आप वो भी रेफर कर सकते हो, इसको पीडीएफ के फॉर्म में ही रख लो। तो ऐसा कोई नहीं है कि आप मेरी ट्यूशन पे आ रहे हो तो मेरे ही नोट्स फॉलो करने हैं। ऑब्वियसली आप जहाँ से ट्यूशन कहीं से पढ़ के आ रहे हो, अगर उनके नोट्स प्रॉपर हैं आपके पास, तो जस्ट कीप देम। इसका पीडीएफ अपने सेव कर लो कि कल को कोई टॉपिक नहीं मिला तो वहां से पढ़ लेना। और चिराग तू क्यों प्रिंट आउट करवाएगा? तू तो शुरू से ही लगा है यहाँ पे। चलो एनीवेज, शेप्स बना ली, शेप्स बना ली सबने। अब आगे चलते हैं। तो मैं आपको दिखा रही थी कि डी ऑर्बिटल डबल डंबल होता है। कैसा होता है? अब डी ऑर्बिटल थोड़ा कंफ्यूजिंग है। जोगिंदर प्लीज, डी ऑर्बिटल कंफ्यूजिंग क्यों है? क्योंकि डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 करेस्पॉन्डिंग टू -2, 1 करेस्पॉन्डिंग टू 0। अच्छा कोई मुझे याद कराएगा कि जो डी ऑर्बिटल 0 के अलोंग होता था उसका नाम क्या होता था? डी जेड स्क्वायर। और -1 के अलोंग होता था, मैंने वैभव तेरे को याद होगा -1 वाला,
वाई जेड, और पॉजिटिव वन एक्स जेड, और दिस देखो मैंने ये कैसे याद कराए थे, ये ट्रिक्स आपको बुक्स में कहीं नहीं मिली। टोटल ना 5 डी ऑर्बिटल होते हैं करस्पॉन्डिंग टू वैल्यूज -2, -1, 0, 1, 2। तो मैंने ऐसे याद कराया था कि जो जीरो है उसके नाम में तो बस जेड ही आएगा, क्योंकि जेड से जीरो, जेड स्क्वायर। अब अगर उसके नाम के साथ z आ गया, अगर x के साथ z आ गया या y के साथ z आ गया, तो उसको 2 नंबर नहीं मिल सकते, क्योंकि z आने से उसके 2 से नंबर कम हो गए। यानी कि अगर x के साथ z लगा है या y के साथ z लगा है, तो उसको मैक्सिमम नंबर आप कितना दे सकते हो, 1। लेकिन x के साथ z लगा है तो पॉजिटिव में दे दो, y के साथ लगा है तो नेगेटिव में, क्योंकि मैं आपको शुरू से बता रही हूँ कि x एक्सिस इज पॉजिटिव एंड y एक्सिस इज। लेकिन अगर z है ही नहीं, जैसे x स्क्वायर y स्क्वायर में z नहीं है और एक्स वाई में जेड नहीं है, तो दोनों को 2 2 नंबर मिलेंगे। स्क्वायर वाले को +2 दे देना, सिंपल एक्स वाई को -2। तो अगर आप देखोगे डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ये 3 ऑर्बिटल एक जैसे नजर आ रहे हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। हमारे पास 3 डी ऑर्बिटल बिटवीन दी एक्सिस होते हैं और 2 डी ऑर्बिटल्स अलोंग दी एक्सिस होते हैं। अब मैं इनकी शेप्स बनानी सिखा रही हूँ। आई अगेन रिपीट, वी हैव हाउ मेनी ऑर्बिटल्स, 5। 3 डी ऑर्बिटल्स ना बिटवीन दी एक्सिस होते हैं। बिटवीन द एक्सिस मतलब एक्स और वाई के बीच में एक्स वाई, वाई और जेड के बीच में वाई जेड, जेड और एक्स के बीच में जेड एक्स। तो 3 डी ऑर्बिटल्स जो बिटवीन दी एक्सिस होते हैं उनके नाम याद करो। जो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में होंगे वो उसका नाम क्या होगा, डी एक्स वाई। जो वाई और जेड एक्सिस के बीच में होंगे उसका नाम क्या होगा, और जो z और x के बीच में होंगे, बीच में क्या, देखो कैसे बनाने हैं, x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में लोब्स होंगी। डबल डंबल होता है ना d, तो अगर दोनों लोब्स x और y के बीच में दिख रही हैं, तो ये क्वेश्चन आया था वक्त में, नेम द ऑर्बिटल। ऐसी शेप बनी हुई थी और आपको ऑर्बिटल का नाम देना था। तो बच्चा देखेगा कि डबल डंबल है तो एक तो d है, सिंपल डंबल है कि डबल डंबल है, तो डी। फिर वो देखेगा कि ये जो डबल डंबल की लोब्स हैं वो कौन सी एक्सिस के बीच में दिख रही है मुझे, तो इसका नाम क्या बन गया, हाँ वैल्यू तो -2 है। बट अभी हम शेप्स याद कर रहे हैं कि अगर कल को हमें कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि शेप बना के दे देते हैं और नाम देना होता है। अब बच्चे को कैसे पता लगेगा शेप, सबसे पहले वो देखेगा कि इसे डंबल और डबल डंबल, एक लोब है कि 2 2 लोब्स हैं, 2 2, तो शेप क्या हुई, डी। फिर वो सोचेगा कि डी की तो मैंने बहुत सारी बताई थी, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो इसको कैसे समझनी है। वो ये देखेगा सबसे पहले तो लोब बिटवीन द एक्सिस है, अलोंग द एक्सिस नहीं है, बिटवीन, बिटवीन है। फिर वो देखेगा कौन सी एक्सिस दिख रही है, एक एक्स दिख रही है और एक, तो इसका नाम क्या बन गया, डी। लेकिन कल को आपको डायग्राम सेम बना हुआ आ गया, आपको डायग्राम सेम बना हुआ आ गया, लेकिन यहाँ वाई जेड लिख दिया उन्होंने, एक्सिस का नाम एक्स, हाँ अब ये सेम डायग्राम है ना, बट उन्होंने उन्हीं एक्सिस को एक्स वाई लिख के क्या लिख दिया, इंद्रजीत क्या लिख दिया एक्सिस, यहाँ देखना एक एक्सिस कौन सी लिखी और ये क्या लिखी, तो लोब्स किस कौन कौन सी एक्सिस के बीच में हुए, एक्स वाई के बीच में हुए या वाई जेड, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, डी वाई जेड। अगर यही सेम डायग्राम उन्होंने बना दिया लेकिन यहाँ पे एक्स जेड लिख दिया, लोब्स कौन सी एक्सिस के बीच में बना दी, एक्स एंड, तो ये कौन सा बन गया, डी। तो 3 डी ऑर्बिटल्स की शेप याद हो गई कि 3 डी ऑर्बिटल्स बिटवीन दी एक्सिस होते हैं, उनके नाम होते हैं एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। अगर हमें लोब्स एक्स और वाई के बीच में दिखेंगी तो हम नाम क्या दे देंगे, एक्स वाई। अगर हमें लोब्स वाई और जेड एक्सिस के बीच में दिखेंगी तो हम नाम क्या दे देंगे, डी वाई जेड। और अगर हमें लोब जेड और एक्स एक्सिस के बीच में दिखेंगी तो नाम क्या दे देंगे, एक्स और जेड के बीच में दिखेंगी तो नाम क्या दे देंगे, मतलब जो दिखेगा। ये 3 तो याद हो गई, 5 ऑर्बिटल होते हैं, 2 बच गई। अब 2 बची हुई देखो, अगर उन्होंने डायग्राम ऐसे दिया, अलोंग द एक्सिस, अलोंग, तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, एक्स वाई नहीं है। एक्स वाई तब था जब लोब बिटवीन द एक्सिस थी, जब लोब्स कहाँ थी, बिटवीन द, क्या इस डायग्राम को देख के
तुम्हें नजर आ रहा है कि लोब अलोंग दी एक्सिस है, लोब अलोंग दी एक्सिस है। तो जब भी लोब्स अलोंग दी एक्सिस होती हैं तो इसका नाम क्या बन जाएगा, एक्स वाई या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। बीच में माइनस नहीं है, बीच में डैश है, बीच में क्या है, डैश। सो व्हाट इज द नेम ऑफ द, अगर कल को मैं आपको ऐसे क्वेश्चन पेपर में शेप बना के दे दूं और बोल दूं नेम द ऑर्बिटल, तो पहले तुम देखोगे, आराम से एनालाइज करोगे कि मुझे दो लोब्स दिख रही हैं, मतलब इट्स अ डबल डम्बल, इट इज डी। बट तुम फिर ध्यान से देखोगे कि अब मुझे लोब्स अलोंग दी एक्सिस दिख रही हैं, एक्स के अलोंग, वाई के अलोंग। सो इट इज नॉट एक्स वाई, इट इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर जेड एक्सिस के अलोंग लोब हुई, किसके अलोंग हुई, और z के अलोंग, दोनों ही लोब z के अलोंग है, एक ऐसे दिखाते हैं एक ऐसे, तो ये dz², जिसके करस्पॉन्डिंग m 0 होता था। I again repeat, shapes is the thing where students, as a student मैं भी जब 11th में होती थी मुझे ऐसा लगता था कि यार ये क्या है, ये क्या है, क्या है। तो मैंने अब अपने बच्चों को इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए रटवा दिया है। हम इस रीजन में भी नहीं जा रहे, हमने रट ली। What is the shape of S? Spherical. Do it has any direction? No. Coming to P, how many P orbitals are there? What is the shape of P? Dumbbell. If it is along z axis, वैल्यू नहीं मैं पूछ रही, बस शेप पूछ रही हूँ। पी जेड कैसे बनेगा अलोंग, पी वाई बनेगा अलोंग, और पी एक्स बनेगा अलोंग। और अगर कल को खुद ही डायग्राम बना हुआ आया तो तुम उसकी शेप देख के आइडेंटिफाई कर लोगे ना कि डंबल है तो पी ही होगा, एक्स के अलोंग होगा तो पी एक्स बोल देना, वाई के अलोंग होगा तो पी वाई बोल देना, जेड के अलोंग होगा तो पी। सबसे मुश्किल डी की शेप्स, क्योंकि डी की एक तो 5 है, बट हमने बहुत तरीके से समझी कि 3D ऑर्बिटल तो मैम बिटवीन दी एक्सिस होते हैं। 3D ऑर्बिटल्स तो क्या होते हैं, बिटवीन दी। वो अलग बात है कि एक्स और वाई के बीच में लोब्स दिखेंगी। लोब्स किसके बीच में दिखेंगी, एक्स और, बोलो बोलो, लोब्स किसके बीच में दिखेंगी, एक्स और। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द डबल डंबल, डी। अगर लोब्स वाई और जेड के बीच में दिखेंगी तो नाम क्या हो जाएगा, डी। और अगर लोब्स एक्स और जेड, अच्छा कई बच्चे पता है डायग्राम कैसे बना देते हैं, कई बच्चे अगर मैं बोलूंगी ना डी एक्स वाई का बनाओ, बच्चे पता है क्या करेंगे, ये देखो कैसे बनाएंगे, गलती मत करना, एक्स वाई, वो कहेंगे मैम ने बताया था कि लोब्स अलोंग दी एक्सिस नहीं है, बिटवीन। वो दोनों लोब्स ही ऐसे एक्स वाई, ये गलत हो जाएगा। दोनों आपने बिटवीन बनानी है, बट ऐसे नहीं बनानी, बिटवीन ऐसे बनानी है कि अगर एक लोब इधर है तो एक लोब इधर, एक लोब इधर है एक लोब इधर। बिटवीन द एक्सिस का मतलब ये नहीं है कि एक्सिस के बिटवीन बना रहे हो तो दोनों लोब्स ही इकट्ठी बना दो। तो प्लीज करेक्ट आइडेंटिफाई द करेक्ट डायग्राम। व्हाट इज द करेक्ट डायग्राम, कि दो लोब्स बिटवीन द एक्सिस हैं, बट एक लोब इधर वाले क्वाड्रेंट में बनानी है, एक लोब इधर। क्वाड्रेंट्स होते हैं ना ये मैथ्स में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये। तो ऐसा ना हो कि दोनों लोब्स आप सेम क्वाड्रेंट में बना लो कि मैम मैंने तो दोनों लोब्स बिटवीन द एक्सिस ही बनाई है, बट दिस इज रॉन्ग, दैट इज। शशांक समझ आ रहा है दोनों में से करेक्ट कौन सा है? नहीं, मैंने तुम्हें क्या बताया है, हाँ दिखाती हूँ लॉन्ग दी एक्सिस वाला। शशांक, बिटवीन दी एक्सिस का मतलब था कि दोनों लोब्स एक्स और वाई के बीच में होने चाहिए। तो मैंने एक लोब एक्स और वाई के बीच में बनाई, अगली लोब भी किसके बीच में बनाई है, एक्स और। मैं ये कह रही हूँ कल को तुम ऐसा डायग्राम मत बना के आ जाना कि दोनों लोब्स ही बिटवीन बना दी, बट एक ही क्वाड्रेंट में, एक ही क्वाड्रेंट में नहीं बना देनी दोनों लोब्स। अगर एक इधर बनानी है तो एक, हाँ एक इधर तो एक इधर। ये शेप बना ली सबने, बना लो, देख लो प्लीज एवरीबॉडी। अलोंग वाली दिखाऊं अब, ये बना ली, बुक से पढ़ोगे टॉपिक कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए प्लीज बना लो। कौन सी दिखानी थी, अलोंग, अलोंग वाला बना लो। हैं, जेड बन गया। मैं तुम्हें वही बोलूं कि फिलहाल वैसे ये वाली इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड होती है, अभी तो जो वो बोल देंगे हम उसको वही मानना है। एक मिनट पहले ये दोनों शेप्स होगी, बना ली, चले आगे, चले आगे। अब ठीक है, अब मेरी बात सुनो।
MCQs में बहुत बार क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट द नोड्स। कराया था नोड्स, अब ध्यान से देखना, नहीं कंप्लीट करना है। पहले तो समझो नोड्स क्या होता है। नोड्स एक ऐसी जगह होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की पॉसिबिलिटी जीरो। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें 1s की शेप ये बताती हूँ, ये 1s की शेप है, क्या तुम्हें यहाँ पे कोई भी पॉइंट ऐसा दिख रहा है जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है? दिख रहा है? हर जगह इलेक्ट्रॉन ही है। तो यानी कि 1s के साथ नोड्स कितने होते हैं? पर नोड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देखो, n माइनस एल माइनस 1। रेडियल नोड्स का, जो कि प्लीज बातें नहीं, एक दो तरह की नोड्स होती है, एक रेडियल नोड्स और एक एंगुलर नोड्स। पहले रेडियल नोड्स निकालने का फॉर्मूला लिख लो, n माइनस एल माइनस 1। दिखने में ही लग रहा था कि 1s में मैम ऐसी कोई जगह नहीं दिख रही जहां पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो हो। नोड्स क्या होते हैं? नोड्स points or region at which probability of finding the electron is zero। अब हमें सबको पता है कि 1s में इलेक्ट्रॉन हर जगह हो सकता है, यानी कि नोड्स कितने हैं? बट फॉर्मूला लगाओ, n माइनस एल माइनस, n की वैल्यू क्या है 1 के 1s? मन्नत देख ले, n की वैल्यू क्या है 1s के लिए? 1। l की वैल्यू s मतलब, तो 1 माइनस 1 नोड्स कितनी आ गई? अब 2s के लिए निकालना, 2s नहीं, n माइनस एल माइनस 1, n मतलब, s मतलब l0, तो 2s के लिए कितनी नोड्स आएंगे? इसलिए अब 2s का डायग्राम बना के दिखाओ। 2s की शेप भी स्फेरिकल होती है, लेकिन यहाँ पे बीच में एक ऐसी जगह आती है, ये होता है 2s का डायग्राम। मतलब यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। बीच में ये जो खाली सर्कल दिखाया है ना, ये खाली सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नोड को। हाँ, मतलब तुम्हें बना के नहीं दिखाना, तुम्हें तो नोड कैलकुलेट करनी आएगी, तुम तो फॉर्मूला ही लगाओगे ना, n माइनस एल माइनस 1। n माइनस एल माइनस 1 से 1s का कितना नोड आ रहा है? 0। 2s का कितना नोड आ रहा है? बट तुम तो मेरे से पूछोगे ना कि मैम 2s का 1 नोड आ रहा है, तो दिखाओ तो सी वो कौन सी जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन पाया नहीं जा सकता। तो ये शेप बनती है 2s की, जो मैंने बहुत गंदी बनाई है शायद, मेरे को यहाँ पे, हाँ ये देखो, ये देखो, ये 1s का डायग्राम है। एक बार देखो, ये 1s का डायग्राम है, क्योंकि 1s में पूरे सर्कल में कहीं भी नोड नहीं है। 2s का डायग्राम ऐसे आता है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, बाहर आउटर वाले सर्कल में भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये जो अंदर खाली खाली जगह दिखाई है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? नोड को। ये जो खाली सर्कल है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नोड को। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाया। आई अगेन रिपीट, अगर मैं ये डायग्राम ना भी दिखाती तो मैं फॉर्मूला रटवा देती कि 2s के साथ रेडियल नोड्स निकालने हैं, n माइनस एल माइनस 1, तो n की वैल्यू 2, s की वैल्यू 0, तो तुमने निकाल ही लिया ना कि 2s में कितने नोड्स हैं। तो ये सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए कि 2s की शेप ऐसे क्यों होती है। बीच में भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ये आउटर वाले सर्कल में भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये जो बीच वाला खाली सर्कल है, ये नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो कितने नोड निकल के आए? और फॉर्मूले से भी कितने निकल के आए थे? n माइनस एल माइनस 1 से। अब 3s के साथ निकालना, 3s के साथ रेडियल नोड्स निकालना, n माइनस एल माइनस 1, n3 l0 3 माइनस, कितने नोड्स होने चाहिए? अब देखिए शेप 3 है, देखो 2 नोड्स दिख रहे हैं। अंदर सर्कल में इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, बाहर इस सर्कल में, तो बीच वाले सर्कल में नोड नहीं हो रहे, तो एक नोड, और अंदर तो कितने नोड्स आए? ये बना के कहीं नहीं दिखाना डायग्राम, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज आई डोंट वांट कि बच्चा रट ले कि 1s के साथ नोड्स n माइनस एल माइनस 1 0 नोड, 2s के साथ 1 नोड, 3s के साथ 2 नोड। अब तुम्हें बैक ऑफ द माइंड क्लियर है कि 2s के साथ 1 नोड है, तभी इसकी शेप में बीच में एक सर्कल आता है जहां पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? So what is the definition of node? The area or the region where the probability of finding the electron is। और 2s में कितने नोड्स निकल रहे थे? 1। इसीलिए इसके डायग्राम में दोनों सर्कल के बीच में एक सर्कल आ रहा था जहां पे डॉट डॉट नहीं है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। लेकिन जब तुमने 3s पे फॉर्मूला लगाया, n माइनस एल माइनस 1, n3
L 0 -1 2 नोड्स निकल कर आई। तो कहीं तुम्हें डायग्राम नहीं बना के दिखाना, बट तुम्हारे दिमाग में तो क्लियर है ना कि 3s में 3 सर्कल क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इधर भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इधर भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इधर भी, लेकिन बीच में 2 जगह ऐसी है जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। सो इज दिस फॉर्मूला इज इन अकॉर्डेंस विद द डायग्राम? इज दिस फॉर्मूला इज इन अकॉर्डेंस विद द डायग्राम? बिकॉज फॉर्मूले के हिसाब से भी नोड्स कितनी बन रही है और डायग्राम में भी कितनी नोड्स बन रही हैं। और एक ध्यान से देखो, ये जो नोड्स बन रही हैं, ये जो खाली जगहें बन रही हैं, ये सर्कल के फॉर्म में है, इसीलिए इस फॉर्मूले को रेडियल नोड्स बोलते हैं। कौन से नोड्स बोलते हैं? सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग द रेडियल नोड्स? बोलो मेरे साथ, n - L - 1। ओके, एंड हमें चाहे नोट्स दिखानी ना भी आए, हमें तो अंदर से क्लैरिटी है ना कि बाय विद 1s द नोड्स आर 0, विद 2s द नोड्स आर, एंड विद 3s द नोड्स आर 2। अब तुम बोल रहे होगे कि मैम आप ऐसे बोल रहे हो कि ये n - L - 1 वाले फॉर्मूले से जो नोड्स आ रही हैं इनको रेडियल नोड्स बोलते हैं, आप इतना प्रिसाइजली बोल रहे हो। देयर आर सम अदर नोड्स ऑल्सो, यस, द सेकेंड इज एंगुलर नोड्स। कुछ नोड्स होती हैं, देखो ये जो मैंने नोड दिखाई हैं कि 1s में तो है ही नहीं, 2s में एक ही नोड है, और 3s में कितनी नोड्स हैं? तो ये सारी नोड्स, यानी कि ये सारी जगहें जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, ये रेडियस की शेप में है, सर्कल की शेप में है, ठीक है। तो इन नोड्स को कौन से नोड्स बोलते हैं? नॉर्मल बच्चा तो बोल दे नोड्स है, वही बड़ी बात है, लेकिन तुम क्या बोलोगे, ये कौन से नोड्स हैं? इनका फॉर्मूला क्या था? n - L - क्या फॉर्मूला था? n माइनस, तो एक बार फिर निकाले, फिर टाइम पास कर रही हूँ। n - L - 1, 1s के लिए निकालो, n1 s मतलब 0 0, हाँ तभी कोई जगह है ही नहीं, बिल्कुल सही है। 2s के साथ निकालो, n - n2, कितने नोड निकल के आए? ये देखो दिख रहा है, एक ऐसी जगह दिख रही है खाली खाली वाली, है ना। फिर 3s के साथ निकालो, n - L - 1 n3 2, कितने निकल के आए? ये डायग्राम कहीं पूछे जाएंगे, पर फिर भी हमें क्लैरिटी है। एक मिनट, डाउट्स? हाँ वही बता रही हूँ ना। अब एस के साथ तो क्लियर है कि रेडियल नोड्स ही होते हैं। एस के साथ तो कौन से नोड्स होते हैं? रेडियल, सर्कल की शेप में। फॉर्मूला भी याद हो गया, n - L - यू नो व्हाई आई एम गिविंग सो मच एम्फेसिस ऑन दिस टॉपिक, क्योंकि नोट्स निकालने आते हैं और बच्चों को आते ही नहीं होते, और व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट मुझे भी नहीं आते होते थे, तो इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम्हें ना आए। अब देखो सुनो, कुछ नोड्स होते हैं एट एन एंगल, सुन लो, ये कुछ नोड्स होते हैं सर्कल की फॉर्म में नहीं होते, एंगल की फॉर्म में होते हैं। दैट एंगल कुड बी 90, दैट एंगल कुड बी 60। तो अगर वो एरिया या वो जगह एक सर्कल की फॉर्म में ना हो के किसी एंगल पर होंगी, उसको एंगुलर नोड बोलेंगे। कौन सी नोड पढ़ेंगे? टाइम होने वाला है, मैं खत्म कर रही हूँ, मुझे पता है मैं पूरे 10 o'clock खत्म कर दूंगी, प्लीज। एंगुलर नोड का फॉर्मूला L होता है, बस सुनो, खत्म हो रहा है। एंगुलर नोड्स का फॉर्मूला क्या होता है? यानी कि 1s 2s 3s सब में s s, L क्या है? तो 1s के साथ तो एंगुलर नोड्स होती ही नहीं, 2s 3s मतलब s वालों के साथ तो सिर्फ रेडियल नोड्स ही होती हैं, क्योंकि एंगुलर नोड जो किसी एंगल पे एग्जिस्ट करती हैं वो L से निकालते हैं। किससे निकालते हैं? सिर्फ। और s के लिए तो L क्या है? s के लिए तो L क्या है? चाहे वो 1s हो, चाहे 2s हो, चाहे 3s हो। तो आज की डेट में हमें पता लग गया कि s ऑर्बिटल के साथ तो सिर्फ रेडियल नोड्स होते हैं, जो हम निकाल के देख चुके हैं n - L - 1 से। लेकिन अब अगर मुझे एक बात बताओ, p, अगर मैं बोलूं 2p के लिए एंगुलर नोड्स कितने हैं? एंगुलर L, p के लिए L क्या होता है? अब ध्यान से देखो, p की शेप बताना, सारे सारे देखो p की शेप। जब तुम डंबल बनाते थे तो इस पॉइंट पर कुछ नहीं होता था, 0 इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती थी? तो ये एंगुलर नोड को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? तो हमने देखा कि P में एक एंगुलर नोड होता है, जो P एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा उसका एंगुलर नोड ZY के लॉन्ग लाई करेगा, जो Y के लॉन्ग होगा उसका एंगुलर नोड ZX के लॉन्ग होगा, और जो Z एक्सिस के लॉन्ग होगा, इतनी डिटेल में नहीं करना, बस एंगुलर नोड्स का फॉर्मूला है L। तो मुझे 2p के साथ
एंगुलर नोट भी निकाल के दिखाओ और रेडियल नोट भी निकाल के दिखाओ। नहीं नहीं, ध्यान से देखो। रेडियल n माइनस एल माइनस, पहले रेडियल का फॉर्मूला बताना जो भी कराया था। n if 2 l is 1, तो रेडियल नोट तो p के साथ 0 हो गए। रेडियल नोट s के साथ आ रहे थे, बट b के साथ कितने हो गए? पर एंगुलर नोट जो l होता है, अगर टोटल नोट पूछे जाएं तो तुम कहोगे कि मैम दोनों को प्लस कर दो। सीधा अगर तुम फॉर्मूला देखो तो l से l कट जाएगा n-1। 3 फॉर्मूले याद कर लो। अगर रेडियल नोट्स आएंगे तो फॉर्मूला क्या लगाना है? एंगुलर नोट आएंगे। और अगर टोटल आएंगे, क्यों? क्योंकि तुम दोनों को ऐड करके देखो, l से l कट जाएगा ना। तो अगर तुम्हें सीधा टोटल नोट्स आएंगे, तीनों फॉर्मूले लिख लो। आपका कोई एमसीक्यू होगा जो ना हो, मेरा नाम बदल देना। I have tried to explain you the concept of notes through the formula also, and little bit मैंने तुम्हें पिक्चर भी दिखाई है ताकि तुम्हें रट्टा ना लगे, बट तुम्हें पिक्चर बनानी नहीं है। तीनों फॉर्मूले नोट कर लिए। कल शुरू करेंगे न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर ओके। ये तीनों फॉर्मूले। आज का लेक्चर थोड़ा मुश्किल था, इसीलिए मैं रिकॉर्डेड लेक्चर भी भेज दूंगी, सुन लेना। प्रॉब्लम नहीं आई।